गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतिशय जैन और आज हम अपनी सेल्टॉस को लेकर आए हैं और हम आज इसके सारे नेगेटिव्स को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि क्रेटा सेल्टॉस चाहे कितनी भी और गाड़ी आ जाए इस मार्केट में, पर ये दोनों गाड़ियों का आज भी दबदबा उधर ही है। सबसे ज़्यादा सेल्स है इन दोनों गाड़ियों की, मे बी इसलिए क्योंकि Hyundai और किया का ट्रस्ट है इसके ऊपर, इस वजह से लोग आज भी इसको ख़रीदते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस सेल्टॉस को ख़रीदना GT लाइन को आज भी वर्थ है या नहीं है 2023 में। तो अगर हम गाड़ी के फ्रंट लुक से बात करते हैं तो वो तो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी लगेगी। बट अगर हम फ्रंट लुक को छोड़ के उसकी प्रैक्टिकलिटी साइड पे आए तो जो इसकी हेडलाइट्स है, जैसे आप इसमें देख पाएंगे 1 2 3 4 5 LED आपको मिलेंगी इसकी हेडलाइट्स के अंदर, जो काफ़ी सुंदर लगती है। सेंटर का DRL भी बहुत सुंदर लगता है। बट यहाँ पे इशू क्या है कि हेडलाइट्स किस लिए बनी होती है, बेसिकली इसलिए कि हमें रात में बहुत अच्छा विजन प्रोवाइड करे, तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं लैग करती है। इससे जो नीचे वाले मॉडल्स आते हैं जिसमें आपको प्रोजेक्टर हैलोजन मिलता है, अगर आप उन हैलोजन बल्ब्स की जगह LEDs लगा देते हैं तो वो भी इससे बहुत बहुत बेटर आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। वहीं जबकि आप इससे इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं उसके बाद भी जो सेल्टॉस है उसके जो हेडलैम्प्स है उसका थ्रो मेरे को एडिक्वेट नहीं लगता। तो ये तो हो गई हमारी फ्रंट की बात। अगर हम साइड में आएँ तो ये जो हमारी कार है इसके अंदर आपको ये 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, पर उसी के साथ क्योंकि ये एक GT लाइन वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है फ्रंट में भी, और साथ ही साथ आपको रेयर में भी इसके डिस्क ब्रेक्स ही मिलती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन है कि हर सेगमेंट में इसमें 4 डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है आपको। इवन दो इससे जो महंगी गाड़ी है, जैसे आप टाइगुन GT वगैरह भी अगर लेते हो जो उससे अभी भी अब 50-60-70 हज़ार रुपये महंगी है, उसके बाद भी उनमें भी सिर्फ 2 ही डिस्क ब्रेक मिलती हैं। पर इसकी 4 डिस्क ब्रेक होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो फ्रंट की 2 डिस्क ब्रेक और रेयर में ड्रम ब्रेक्स वाली जो गाड़ी है वो भी इसको आउट परफॉर्म कर देती है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में, क्योंकि इसकी ब्रेक्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा वीक है। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपनी गाड़ी की वीक है इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने कुछ और GT लाइन ओनर्स से भी बात करी है और उनका भी यही कहना है कि सेल्टॉस की ब्रेक्स किसी भी और ऑटोमेटिक गाड़ी से आपको कम ही मिलेगी। वहीं एक तो हो गई ये ब्रेक्स की बात, वहीं पे अगर हम इसका रेयर सस्पेंशन देखेंगे, आप देखेंगे कि टायर और बॉडी में अभी कितना फ़र्क है। जैसे अभी इस गाड़ी में कोई भी लोड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप आराम से इसमें हाथ भी रख सकते हैं। पीछे कोई सामान नहीं रखा है, कोई अंदर बैठा हुआ नहीं है, तो ही आपको इतना स्पेस दिख रहा है। जबकि ये SUV है, तो SUV के सबसे बड़ा मेन फैक्ट ये होता है कि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो, आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर निकाल सकें उसे आराम से। तो ये भी एक तरीके से जो कंपनी है वो इसको एडवर्टाइज़ तो SUV की तरह ही करती है। बट वहाँ पे कौन कहाँ है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये फुटबोर्ड लगवा रखा है, आप जैसे देख पाएंगे स्क्रीन पे। तो जब मैंने फुटबोर्ड लगवा दिया, अब क्या होता है जब मैं इसमें पीछे सामान रख देता हूँ, डिक्की में सामान रख देता हूँ, या अगर डिक्की में सामान नहीं रखता तो पीछे किसी को बिठा देता हूँ 2-3 जनों को, तो जो ये हमारा सस्पेंशन है बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है और बहुत ज़्यादा पीछे से गाड़ी ऐसे लगता है झुकी हुई। तो वो टायर को टच भी होने को लगता है। वो टायर को टच तो नहीं होता, बट जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है फुटबोर्ड लगा रखा है, तो उसके साथ मेरे को दिक्कत होती है फिर कि जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर आएगा या कोई हम्प आएगा या ऑफ रोड होएगा, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा, तो ये जो नीचे का फुटबोर्ड है मेरा सारा स्क्रैप होगा। इवन दो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपकी 190 mm 185 mm के अराउंड आती है, उसके बाद भी फुटबोर्ड आप इस गाड़ी में नहीं लगा सकते। सिर्फ आप अगर अकेले यूज़ करते हैं इस गाड़ी को, आपका कोई लोड नहीं होता पीछे गाड़ी में, या आप कोई पीछे बैठा नहीं होता आपकी गाड़ी में, तो आप इस फुटबोर्ड को लगा लीजिए, वरना मैं तो कहूँगा आप फुटबोर्ड मत लगाना। मैंने भी तब लुक्स के लिए लगवाया था, बट मेरे को बाद में समझ में आया कि नहीं, इस कार में ये फुटबोर्ड लगाना वर्थ इट नहीं है। तो ये तो सारे नेगेटिव्स हो गए हमारे एक्सटीरियर के। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर मेरे को क्या अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है और क्या क्या दिक्कत है। तो अब सबसे पहले देखा होगा कि आपने जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो इस गाड़ी की बहुत ठीक है। इवन दो ये 3 स्टार गाड़ी है, आई नो, बट हाँ आपको फील नहीं होगा कि ये 3 स्टार गाड़ी है। बट वहीं जो इसकी कंपटीशन है जैसे टाइगुन, कुशाक, नेक्सॉन, ये सारी जो गाड़ियाँ हैं ये इससे कम प्राइस पॉइंट पे भी आपको 5 स्टार रेटेड सेफ्टी देती हैं। जो इसका सेल्टॉस का प्लेटफॉर्म था वो थोड़ा अनस्टेबल पाया गया बाय द ग्लोबल एनकैप। पर वहीं एक बात और नोटिस करने वाली है कि वो जो सेल्टॉस का बेस वेरिएंट था, तो और ये सेल्टॉस का GT लाइन वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। तो मेरे को पर्सनली इतना सेफ्टी रेटिंग का नहीं लगता,
बट हाँ, जिन लोगों को एक बहुत बड़ा उनके लिए एस्पेक्ट होता है सेफ्टी रेटिंग का, उनके लिए ये एक पॉइंट है। वहीं अगर हम उसके बाद बात करें इन स्पीकर्स में, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर ये बोस का स्पीकर मिलता है आपको। तो जब आप इस स्पीकर काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर आप उनको अपने मैक्सिमम आउटपुट पे चलाते हैं तो आप पाएंगे कि इसके डोर्स के अंदर ना आपको रैटलिंग नॉइज़ मिलेगी। और रैटलिंग नॉइज़ ना बहुत ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब आपके डोर के वो जो 1 लीटर वाटर बॉटल का स्लॉट होता है उसके अंदर कोई सामान रखा हो, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको या तो वो सामान हटा दो या फिर आप गाड़ी के डोर्स वगैरह को डैम्प करा दो, उससे वो रैटलिंग नॉइज़ का इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप अपने गानों की वॉल्यूम कम कर लो, क्योंकि इस कार के अंदर आपको डैम्पिंग की रिक्वायरमेंट तो है जो मैंने अभी तक देखा है। वहीं जो इसका सनग्लास होल्डर अब आप देख रहे हैं, इसके साथ भी यही इशू है कि अगर आपकी जो रोड सर्फेस है जिस पर आप गाड़ी चला रहे हो वो थोड़ी अनइवन है, और इंडिया में तो होती है अनइवन है, तो इसके अंदर से खड़ 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 थोड़ी आवाज़ आती रहेगी आपको और पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे को भी काफ़ी टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ कि इसका जो सनग्लास होल्डर है, इसके अंदर जो सनग्लासेस रखते हैं हम, वो कहीं ना कहीं हल्के हल्के हिलते रहते हैं, सरफेस पे टकराते रहते हैं। तो फिर से मेरे को सनग्लास होल्डर खोल के इनको एडजस्ट करके थोड़ी सी इसकी सेटिंग ठीक करके फिर इनको वापस मैं बंद कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि फिर से आवाज़ थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है, बट ये आपको फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। अगर ये सनग्लास होल्डर वाला भी थोड़ी इसकी क्वालिटी है बेटर ज़रूर कर सकते थे। वहीं जो इसके नेक्स्ट नेगेटिव है वो है इसका पैसेंजर साइड जो सीट है उसकी हाइट। अब जैसे मैं तो ड्राइवर साइड पे बैठा हूँ, तो इसकी जो पैसेंजर साइड की सीट है और ड्राइवर साइड की सीट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप देख पाएंगे यहाँ से तो मैं अपनी आई लेवल से बेसिकली गाड़ी का हुड भी देख सकता हूँ। बट वहीं जो पैसेंजर साइड सीट है वो तो आपको ऐसे लगेगी कि आप किसी हैचबैक में बैठे हैं। जैसे पैसेंजर साइड से अगर आप आगे देखेंगे तो आपको सिर्फ डैशबोर्ड दिखेगा, उससे आगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो बेसिकली आपको एसयूवी वाली फील पैसेंजर साइड सीट से तो बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट नेगेटिव की बात अगर हम करें तो ये है इसकी टच स्क्रीन। जो टच स्क्रीन है बहुत अच्छी है, बेस्ट इन सेगमेंट लगती है मेरे को पर्सनली। बट वो बेस्ट इन सेगमेंट है पर उसके अंदर कुछ फ्लॉज भी हैं, जैसे कि जो ये टच स्क्रीन है बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है। एंड बाय डेलिकेट आई मीन एक्सट्रीमली डेलिकेट। अगर आपका इस टच स्क्रीन पे हल्का सा स्प्रे भी चला गया ना, ये जो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो जगह है, मैंने बाद में जब कंपनी से ठीक करवाई है टच स्क्रीन तो मैंने स्पेशली इस पर सील लगवाया था, उसी के निशान थे वो। तो होता क्या है, अगर आपका इस टच स्क्रीन की पीछे वाली साइड से, डैशबोर्ड वाली साइड से अगर हल्का सा पानी का स्प्रे चला जाए, एक आधी ड्रॉप चला जाए, अब जैसे जो गाड़ी साफ़ करते हैं हमारे यहाँ, उन्होंने गीले कपड़े से अगर गाड़ी साफ़ कर दी और यहाँ से हल्का सा भी पानी अंदर चला गया, तो ये पूरी टच स्क्रीन या तो ब्लैक कलर में हो जाएगी, इसका डिस्प्ले चला जाएगा, या फिर इसका टच रिस्पॉन्स करना बंद हो जाएगा। तो ये इशू मैंने भी अपने साथ फेस करा था। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ना ही ये अंडर वारंटी ठीक होता है। इवन तो मेरे पास एक्सटेंडेड वारंटी थी, वो भी इसके अंडर नहीं आता, और इंश्योरेंस के अंडर भी नहीं आता ये। और जो टच स्क्रीन है उसकी नई टच स्क्रीन की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 85-90,000 है। तो आपको एट लास्ट नई टच स्क्रीन ही लगवानी पड़ेगी। और जीटी लाइन लेके कोई आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन तो लगवाएगा नहीं, और ये टच स्क्रीन ठीक भी नहीं होती है, किया से ही सिर्फ ठीक होगी। पर जब कंपनी इतनी बड़ी टच स्क्रीन बना रही है, उसमें इतने सारे फीचर्स दे रही है, तो उनको इतना तो करना चाहिए कि जो इसके जितने भी आसपास के जगहें हैं जहाँ पे पानी जा सकता है उनको वो ऑलरेडी सील करके दे, या फिर कम से कम टच स्क्रीन को थोड़ा सा ड्यूरेबल तो बनाए। अब जैसे अगर कोई आगे का शीशा भी टिंट कराएगा, वो स्प्रे करवाएगा और ये टच स्क्रीन ख़राब पक्का हो जाएगी। तो अगर कोई अपनी सेल्टोस जीटी लाइन या जिसमें भी ये वाली टच स्क्रीन आती है वो करेगा, टेंट वगैरह करवाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखे इसके ऊपर कवर कर दे। या और इवन ये जो टच स्क्रीन है ये सोनेट वगैरह के अंदर भी आती है, तो वो लोग भी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। वहीं जो उसके बाद जो हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, अब ये आप देख पाएंगे होल दिख रहा है आपको, ये बेसिकली मेरा तब काम आता है जब ये टच स्क्रीन लोड नहीं होती। बहुत रेयर है, 500-600 बारी में एक बार ही होता है कि इस पूरी टच स्क्रीन पर ऐसे ब्लैक कलर की स्क्रीन हो जाती है और वो गोल गोल घूमता रहता है लोडिंग वाला, और ये लोड नहीं होती। तो तब बेसिकली मेरे को अपने सिम इजेक्टर टूल से उस होल के अंदर वो पिन ऐसे डालनी पड़ती है, तो ये पूरी जो स्क्रीन है वो रीसेट हो जाती है। और अगर वो स्क्रीन नहीं चलेगी तो ये एमआईडी भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर ये स्क्रीन लोड हो रही है तो वो भी लोड होगी। वहीं जो इसका भी ये कैमरा देख पा रहे हैं बहुत क्लियर है, काफ़ी अच्छा कैमरा है, बेस्ट इन सेगमेंट है। बट इसके साथ भी यही इशू है कि ये कैमरा कभी कभी नहीं चलता। अब ये हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट से कंपनी ठीक कर दे या कुछ, बहुत रेयर इशू है। पर हाँ, कभी कभी आप ये फेस करेंगे। मतलब आप ये मान लो, अगर वो जैसे स्क्रीन लोडिंग 500-600 में एक बारी है, तो ये 300-400 बारी में से एक बारी हो जाता है। तो अब जैसे मेरे को कैमरे की आदत है, तो मेरे को कैमरे की रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे इशू फेस करते हैं।
आपके साथ हो सकता है ना भी हो। वहीं अब आप इसका नेक्स्ट नेगेटिव की तरफ हम बढ़ें तो ये जो वायरलेस चार्जर आता है इसके अंदर, जो वायरलेस चार्जर है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है, फ़ोन भी ठीक ठाक चार्ज कर देता है। ऑब्वियसली तेज़ तो होते नहीं, पर इसके साथ दिक्कत ये आती है कि अगर आप इसके अंदर वायरलेस चार्जर में आपने फ़ोन लगा दिया तो उसके बाद अपने फ़ोन को देख नहीं सकते, और अगर आप यहाँ से फ़ोन निकाल दोगे तो वायरलेस चार्जिंग रुक जाएगी। वहीं जो अलग अलग गाड़ियाँ हैं जो आजकल आ रही है, क्रेटा वगैरह, उसके अंदर क्या होता है, आपका नीचे ही होता है जहाँ पे फ़ोन रखने की नॉर्मल जगह होती है, तो वहाँ पे आपको अपना फ़ोन भी दिखता रहता है और आपका वायरलेसली वो चार्ज भी होता रहता है। तो ये चीज़ मेरे को इसके कॉम्पिटिटर्स में ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू सेल्टॉस। तो नेक्स्ट नेगेटिव के लिए अब हम चलते हैं रेयर सीट्स की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको बोस का पूरा सिस्टम मिलता है, आप यहाँ पे भी देख पाएंगे ब्रांडिंग बोस की मिल रही है, पर रेयर में आपको कोई भी यहाँ पे ट्विटर नहीं मिलता जैसे आपको फ्रंट पे मिल रहा था। तो जो रेयर पैसेंजर्स का जो मैंने रिव्यू देखा है, सुना है कि उनको क्या दिक्कत आती है कि उनको ऐसा लगता है कि जो सारी आवाज़ है स्पीकर्स की वो आगे से आ रही है और पीछे काफ़ी ज़्यादा दबी दबी आवाज़ आ रही है। तो इवन जब आप बोस के स्पीकर डाल रहे हो, आप इसको एक हाईलाइट कर रहे हो फीचर को, तो कंपनी को इस चीज़ पे ज़रूर काम करना चाहिए। और जो लोग इसको आफ्टर मार्केट अपग्रेड कराते हैं, जो ऑडियो फाइल होते हैं जिनको और ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो उनसे मैंने जाना है कि जो पीछे वाले 2 स्पीकर हैं उनके अंदर तो बोस की ब्रांडिंग भी नहीं है, बस हाँ ये दरवाज़ों के गत्तों पे ज़रूर ब्रांडिंग है, बट ओरिजिनली जो अंदर स्पीकर है उसके अंदर आपको ब्रांडिंग भी नहीं मिलेगी। तो वहीं जो आगे के 2 स्पीकर है उसमें आपको कम से कम ब्रांडिंग तो मिल रही है। तो रेयर्स जो स्पीकर्स है उसको कंपनी को ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए। अब जैसे वो फेसलिफ्ट लाने वाले हैं तो उसमें भी ये होना चाहिए, ताकि आगे और पीछे जो ये फ़र्क आता है ऑडियो का ये ना आए। वहीं जो नेक्स्ट नेगेटिव है इसका, वो है इसका रेयर सीट रैटलिंग। अब उसका क्या मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप जानते हैं जीटी लाइन में आपको रिक्लाइनर सीट्स मिलती हैं, तो ये ऊपर जो आप बटन देख पा रहे हैं इसकी मदद से मैं सीट रिक्लाइन कर सकता हूँ या फिर मैं इसे फ्लैट फोल्ड कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने अभी इसे फोल्ड करा, आप ये जो देखेंगे जो नीचे स्लॉट है इसकी मदद से जो पीछे डिक्की में एक ऐसा हुक सा होता है उसके साथ ये अटैच हो जाता है, उसमें लॉक हो जाता है। तो होता क्या है, जब मैंने स्टार्टिंग में ये गाड़ी ली तो जैसी कोई बम्प वगैरह से गाड़ी निकलती थी तो इधर से आवाज़ आती थी। तो होता क्या था कि ये जो सीट है ये शेक होती थी, हल्की हल्की हिलती थी अपनी पोजीशन से, और ये बात किया को पता है कि उनकी तरफ से डिफ़ॉल्ट या डिफेक्ट आ चुका है हर गाड़ी में। किया सेल्टॉस में बहुत सारे ओनर्स ने फेस करा है। आप ऐसा नहीं है सिर्फ मेरी गाड़ी में, बहुत सारी वीडियोस भी हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो आप वो देखेंगे। और किया को पता है, तो जैसे ही मैं सर्विस सेंटर लेकर गया उन्होंने ग्रीस लगाई, इस पर वेलक्रो लगाया, उन्होंने एक बार भी ये नहीं चेक नहीं करा, पूछा नहीं, उनको पता था, दे वर फेमिलियर विद दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने फिर ये ठीक कर दिया, रिजॉल्व हो गया। बट ये अगर इतनी सारी सेल्टॉस में था तो उन्हें स्टार्टिंग में से ही जब उनको आइडेंटिफाई कर लिया था उन्होंने प्रॉब्लम, तो उन्हें ठीक कर लेना चाहिए था। अब हम अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस वाइज नेगेटिव्स क्या लगे मेरे को, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, बट जो इसका एक प्रॉब्लम है डैट इज़ द डीसीटी गियर बॉक्स। डीसीटी गियर बॉक्स का अगर हम वैसे बात करूँ मैं, तो वो काफ़ी अच्छा है कि स्मूथ है, इन गियर आपको पता नहीं चलता कब शिफ्ट हो रहा है, बहुत क्विक है अपने शिफ्ट्स के साथ। वहीं जो ये जीटी लाइन होता है जो डीसीटी वेरिएंट है उसके अंदर आपको ये बाहर ये बैजिंग में मिलती है 7 डीसीटी, विच बेसिकली मीन्स 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर 2 क्लच होते हैं, पर 2 क्लच होने के बावजूद इसका जो फर्स्ट गियर है उसके अंदर आपको लैग मिलेगा। तो डीसीटी गियर बॉक्स में जैसे मैंने बताया 2 क्लच होते हैं, तो एक क्लच जो होता है वो संभालता है आपके ऑड नंबर ऑफ गियर्स और दूसरा क्लच संभालता है आपका इवन नंबर ऑफ गियर्स। पर सेल्टॉस में क्या दिक्कत है कि जब आप वो फर्स्ट गियर इंगेज होता है और आप उसमें रेस देंगे ना, तो आपकी आरपीएम बढ़ जाएगी और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, 1-2 सेकंड बाद मिलेगा वो। तो उस वजह से ना एक बारी जैसे जो नया ड्राइवर होता है उसको सडनली एक जर्क फील होता है, एकदम से गाड़ी आगे को जाती है, तो आपको विद टाइम उसका थोड़ा आइडिया तो लग जाता है। जैसे मेरे को अब लग चुका है कि जैसे अभी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ कि जैसे ये मैंने ड्राइव पे करा गाड़ी को, मैंने रेस दी, तो आप देखेंगे आरपीएम एकदम से 2000 आरपीएम पे चला गया, पर गाड़ी आगे नहीं मूव हुई। वो इसीलिए क्योंकि जो इसका क्लच है वो टाइम लेता है इंगेज होने में और डिसएंगेज होने में, और वो काफ़ी स्नैपी है। तो वो एकदम से इंगेज होगा, एकदम से डिसएंगेज होगा, उस वजह से जर्क होएगा, और इंगेज होने में टाइम लेगा तो आरपीएम बढ़ जाएगी, फिर एकदम से इंगेज होएगा तो वो जर्क आएगा, आगे को झटका लगेगा। तो पैसेंजर्स वगैरह को भी काफ़ी अनोइंग लगता है वो, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये जो दिक्कत है ये सारे ही डीसीटी ओनर्स फेस कर रहे हैं। ये नॉर्मल टॉर्क कन्वर्टर डीजल सेल्टॉस में दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत सिर्फ उनको आएगी जिन्होंने डीसीटी वेरिएंट लेना है। ये सेम दिक्कत लैग वाली तो क्रेटा में भी है, बट जर्क वाली
क्रेटा में नहीं है, जबकि उसमें भी सेम गियर बॉक्स है, पर Hyundai और किया के गियर बॉक्स की ट्यूनिंग में फ़र्क है इधर। तो आप देखेंगे जैसे आरपीएम बढ़ी, फिर झटका आया, फिर गाड़ी चली। तो ये इशू हर सेल्टोस ओनर को लगता है, बट जब मैंने रीमैप कराई तो मेरा ये इशू थोड़ा कम हो गया एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कार। जब मैं स्टॉक कार चला रहा था तो उसके अंदर आपको ये ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, पर जैसे ही मैंने गाड़ी को रीमैप कराया, थोड़ी पावर बढ़ गई, इस वजह से अब वो गियर बॉक्स को थोड़ा कम दिक्कत है। बट अभी भी ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि ये दिक्कत पूरी की पूरी रिजॉल्व हो गई है। नेक्स्ट नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ डीसीटी के बाद, तो डैट इज़ द स्टिफ सस्पेंशन। जो इस गाड़ी का सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। अब वो मेरे लिए पॉजिटिव है, बट बहुत लोगों के लिए नेगेटिव होगा। रीज़न बीइंग कि स्टिफ सस्पेंशन से आपको फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी कार की हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप क्रेटा, जो इसका मेन राइवल है या सिस्टर कंपनी की बनी हुई है, तो उससे आपको इसकी हैंडलिंग तो काफ़ी बेटर लगेगी। बट वहीं जो आपको नेगेटिव लगेगा कि क्रेटा की कंफर्ट इससे बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से जो लोग, जिनको कंफर्ट ज़्यादा ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, उनको क्रेटा ज़्यादा अच्छी लगेगी सेल्टोस से। तो ये भी एक पॉइंट है जो ज़रूर आपको चला के पता चलेगा सेल्टोस या क्रेटा या कोई भी और अदर गाड़ी को, कि इसकी सस्पेंशन आपको बैठते ही चलाते ही फील हो जाएगी कि लोअर स्पीड्स पे आपको इसमें बम्प्स ज़्यादा फील होंगे, बट हाँ हायर स्पीड्स में आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है, आपके लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यही थी हमारी आज की कुछ वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।